अभी आप लोग बैठ जाइए। मैं रफी साहब के बारे में कुछ, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ मालूमात करनी है तो आप लोग पूछिए, तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने। अगर आप लोग, हाँ जी बोलिए। अरे बाप रे बाप, अरे यार भाई ये सब चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता। खैर वो लेटर नहीं बताया उन्होंने, लेकिन नहीं अभी नहीं बताया जी, था ही नहीं। आपके पिताजी के साथ आपका कोई खास किस्सा हो गया हो, ऐसा एक किस्सा बताइए। वो किस्सा तो क्या, आपने कई किस्से हैं ऐसे तो। मेरे को गोद में खिलाए उन्होंने सीने से लगाया मुझे। हाँ जी, आपके हृदय में उतर गया हो ऐसा। बस गोद में ले लिया, अपने दिल में सीने से लगाया, तो वही सब हो गया मेरे लिए। तो सब कुछ हो गया है। बाप ने अगर बेटे को ऐसे लगा दिया तो खत्म हो गई बात। Oh, as a person, he was great. Believe me, I mean, he was a very down-to-earth person, very humble, very, I would say, he was like, Dayavan, you can say that. You know, I mean, he was, एक किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको। जैसे इन्होंने पूछा मुझसे कि रफ़ी साहब, मैंने सुना ही नहीं, ये किस्सा सुनने लायक है। ये रफ़ी साहब के बारे में है। अपने रफ़ी साहब कैसे महान इंसान थे, वो सिर्फ मैंने दुनिया जानती है। ये सुने आप, ज़रा सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, आपको शायद पसंद आए। रफ़ी साहब की जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा हुआ कि ये सुनने लायक है, और गौर से सुनिए आप कि रफ़ी साहब बहुत दयालु और दयानी आदमी थे। उनका ऐसा था कि मतलब वो जब भी गाड़ी में जाते थे, कभी सिग्नल पर रुकते थे, तो कोई भी फ़कीर या कुछ भी आता था, कोई भी आता था मांगने के लिए, तो कुछ नहीं देखते थे, जेब में जितने पैसे होते थे उनके हाथ में दबा देते थे, वो देखते नहीं थे। और ये हकीकत है, आप इंडस्ट्री में किसी से भी पूछेंगे तो मोहित भाई बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। एक और किस्सा जो कि हम लोग को ताज्जुब हुआ था, और उनका एक ऐसी बात थी कि उनका दाएं हाथ को पता नहीं चलता था उनका बाएं हाथ क्या करता है, और बाएं हाथ को नहीं पता चलता था उनका दाएं हाथ क्या करता है। कहने का मतलब ये है कि अब्बा का जब इंतकाल हुआ था, सुनिए आप, अब्बा का जब इंतकाल हुआ था तो करीब 4-6 महीने के बाद एक फ़कीर, बाबा मांगने वाला नहीं था वो, जैसे वो एक फ़कीर होते हैं जो तपस्या टाइप के फ़कीर होते हैं, जो भी आप समझे, वो तो मैं नहीं जानता। वो कश्मीर से आए, वो कश्मीर से आए तो उस वक्त बंगला था हमारा, तो हमारा जो चौकीदार था गोरखा, शेर सिंह नाम था उसका, तो बहुत बहस कर रहा था कि वो बोले कि मुझे साहब से मिलना है, मुझे साहब से मिलना है। अब्बा के 6 महीने के इंतकाल के बाद मुझे साहब से मिलना है। तो मेरे मामू जो हैं, ज़हीर मामू थे जो, वो हॉल था हमारा, हॉल के पास से देख रहे कुछ बहस हो रही है गोरखा की, तो गोरखा से पूछे शेर सिंह क्या बात है? बोले कुछ नहीं साहब, ये फ़कीर आया वो, तो उधर से चिल्ला, जब इतना बोला कि फिर फ़कीर बोले मैं मांगने वाला फ़कीर नहीं हूँ, मैं दूसरा फ़कीर हूँ। वो जब उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उस वक्त था, तो मामू ने बोले उसको अंदर आने दो, देखते क्या बोलते। तो आए, वो हॉल में बैठे, नीचे हॉल में बैठे हुए 5 मिनट तक बैठे, 10 मिनट बैठे। मामू उसकी शक्ल देख रहे, वो मामू की शक्ल देख रहा है, बैठा हुआ है। तो फिर मामू से रहा नहीं गया, तो बोले मेरे मामा, वो जो अब्बा के सेक्रेटरी भी थे,
अब्बा का पूरा काम संभालते थे वो। करीब 35 साल से वो अब्बा मेरे वालिद साहब के साथ थे। तो मेरे मामू से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, आप आए हैं तो पता ही, क्योंकि मामू को भी अपने वॉचमैन अपने जो है साहब बोलता था। तो बोले नहीं, आपसे बात नहीं करनी, मुझे साहब से बात करनी। तो बोले कि आप कौन साहब की बात कर रहे हैं? दुनिया जानती है कि रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया, सब जानते थे। बोले कि मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलना है। तो मामू ने उसकी शक्ल देखने के बाद उठे, फिर बैठे मामू। मैं था उधर अपने उस रूम के अंदर तो नहीं था, लेकिन बाहर से देख रहा था सब तमाशा। फिर मामू ने कहा कि भाई आपको पता नहीं कि रफ़ी साहब को गुजर के उनका इंतकाल हुआ है, करीब 4-6 महीना हुआ है। तो फकीर पगड़ी बांधा हुआ था सब, मतलब वो जैसे वो क्या बोलते हो, हाँ, उठ गया वो सोफे से उठा और कहा, तब भी मैं सोचता हूं कि मेरे पैसे क्यों बंद हो गए। अब आप यकीन करिए, अब्बा उसको पैसे भेजते थे हर महीने, तो उसके पैसे बंद हो गए थे। तो उसके बाद वो जब आया तो उसको मालूम पड़ा कि अपने रफ़ी साहब के डोम हो, तब वो उन्होंने कहा। तो फिर हम लोगों ने बाकायदा पूछताछ की है, एक मोहनलाल अंकल करके जो हमारे सब संभालते थे, तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ साहब देते थे, और उन्होंने कहा था, मना किया था किसी को नहीं बताना, बस बेच ले जाओ उसको। तो दिस वाज व्हाट रफ़ी साहब वाज एज अ पर्सन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। ही वाज अ ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे वालिद थे। हम लोग ने कभी उस टाइम पे जब अपने अब्बा हयात थे, जिंदा थे, तो तब हम लोग ने कभी हम लोग को कभी ऐसा महसूस, सब बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, हम भाई बहनों की, कि कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा या कभी हमारे जहन में नहीं था कि हम मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे हैं या बेटी हैं। क्योंकि हम लोग हम तो अपने एक वालिद, एक बाप की तरह उनको देखते थे, और वो मोहब्बत वैसी ही थी हमारी। ये नहीं समझते थे कि मतलब मेरा बाप इतना बड़ा है, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझते थे कि मैं इतना बड़ा हूँ, वो खुद ही नहीं समझते थे। तो हम लोग कैसे मानते? तो हम तो यही समझते थे कि वो अपना अब्बा हमारे ऐसे थे। एक और कहानी अपने जैसे बताया मैंने कि एक रिकॉर्डिंग हुई थी, रिकॉर्डिंग नसीब फिल्म की थी। जब तक तो अब्बा तो बहुत ऊंचे पे थे, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पैर पड़ता हूँ, अमिताभ बच्चन जी के साथ। वो गाना जब खत्म हुआ, अब्बा बहुत एक्साइटेड थे, बहुत, मतलब कि आज गाना बहुत अच्छा हो गया। घर आए, सब बच्चों को बुलाए, हम लोग थे, सब बड़े भाई जो थे वो सब लंदन में रहते थे, तो उन लोग नहीं, लेकिन मैं, मेरी एक दूसरी बहन मेरे से बड़ी हैं और एक और बहन थी, बुलाई इधर। आज तुम्हें सी द मॉडेस्टी, आप ये देखिए इनकी इंसानियत, उनका सादगी उनकी कैसी थी कि इधर आओ, आज तुम्हें पता है मैं किसके साथ गाना, मैं आज अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। मतलब ये कि अपना, वो खुद कितने बड़े इंसान थे, वो खुद नहीं जानते थे अपनी फील्ड में, और वो अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं आज उनको फख्र, और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं आज इतने बड़े सुपरस्टार के साथ गाना गाया। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उनको समझना चाहिए था कि रफ़ी साहब के साथ मैंने गाया। तो दिस वाज रफ़ी साहब, ये मेरे वालिद, आई मिस हिम, हम सब भी मिस करते हैं। I love my father. मैं एक गाना सुना देता हूँ, जरा थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा। जी, वालेकुम सलाम। आपके वालिद साहब ने आपको ऐसी कोई बात बताई हो जो आपको जीवन जीने बहुत ईजी हो गया हो, कोई सारी पब्लिक यहाँ बैठी है, उनकी कोई टिप्स पे अच्छी बात बताओ ताकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। वो भले इंसान तो कुछ आपको भली बात बताओ, जो आप हमें बताओ। उन्होंने ये कहा कि कुछ, क्या कहा आपने? आपके वालिद साहब बहुत भले इंसान थे। हाँ, मेरे वालिद साहब बहुत भले इंसान थे। आपको ऐसी कोई
बात बताई और जिंदगी जीने के लिए आसान हो, ताकि हम सब के लिए वो बस उनका अपने एक बता देता हूँ मैं आपको कि इतना उरूज, इतने मकाम पे ऊपर वाले ने उनको पहुंचाया था। वो खुद कहते थे कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये जो भी देन है ये अपने अल्लाह की देन है, ये ऊपर वाले की देन है मुझे, मैं कुछ नहीं। ये वो खुद कहते थे। रिकॉर्डिंग में बैठे हुए, मेरे को मामू ने बताए थे हम लोगों को कि रिकॉर्डिंग में बैठे हुए अपने रिकॉर्डिंग होने के बाद गाना सुन रहे हैं, सुनने के बाद अपने काफ़ी लोग अंदर आए रूम के अंदर और कहा वाह रफी साहब आपने क्या कहा, सीधा इशारे से। ये उनकी सादगी थी कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, ये सिर्फ ऊपर वाले की देन है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। और उन्होंने हम लोगों को, बच्चों को ये बताया था कि बेटा एक बार ध्यान रखना कि कभी ऊपर देख के चलना मत, ठोकर खाओगे। हमेशा झुक के चलो, देख के चलो, तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। उनका कहना मतलब कभी घमंड अपने अंदर मत लाओ। प्राउडनेस, आई एम प्राउड टू बी इन दिस फैमिली। मैं बेशक कि मुझे बहुत फख्र है कि मतलब मैं इस खानदान में पैदा हुआ हूँ, और मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला तूने मुझे इस खानदान में पैदा किया है। आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी इन दिस फैमिली। और उनके वजह से आप लोगों ने जो मोहब्बत, जो प्यार दिया मुझे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। मिनिस्टर साहब, आई होप यू आर एंजॉइंग द होल शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक गाना और सुना देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोगों को डुएट सुनना है क्या? मस्ती करूंगा उन्हें, मस्ती करूंगा, चलेगा? चले मैं पहले एक सुना देता हूँ ऐसा। अरे पहले डुएट चालू करूंगा तो